अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अफीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एकेडमी। आज जो हमने चैप्टर शुरू करना है वो है प्रोस्थोडोंटिक कंसिडरेशन इन एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ, यानी कि आरसीटी करवाने के बाद दांत को हमने किस तरीके से कंजर्व करना है, उसको रेस्टोरेशन प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ क्राउन और ब्रिजेस। अच्छा, नीचे आते हैं तो कहते हैं कि कोई भी सक्सेसफुल एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद आपने उस दांत को पोस्ट एंडोडोंटिक रेस्टोरेशन देनी होती है। वो फिलिंग की फॉर्म में हो सकती है, क्राउन की फॉर्म में हो सकती है, ब्रिजेस की फॉर्म में हो सकती है, ताकि वो जो आपका पल्पलेस टूथ है वो फंक्शनल रहे। फिर कहते हैं कि कोई भी एंडोडोंटिक टूथ जो है वो तब फेल करता है, उसकी दो रीजन हो सकती हैं। या तो वो जो जिस दांत की आरसीटी हो गई भी है उसकी सराउंडिंग में अभी भी कोई इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन है तो दांत की आरसीटी फेल कर जाएगी, या आपने उसके ऊपर जो रेस्टोरेशन दी थी वो इम्प्रॉपर थी, यानी कि प्रॉपर फिलिंग नहीं थी, प्रॉपर क्राउन नहीं थी। अगर प्रॉपर क्राउन नहीं था तो दांत फ्रैक्चर कर गया पोस्ट आरसीटी, या दांत के ऊपर दोबारा से केरीज एक्ट करने लगी। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले कहते हैं असेसमेंट ऑफ डिस्टोरेबिलिटी, मतलब आपने देखना है कि किसी दांत की अगर रूट कैनाल हुई भी है तो क्या उसको क्राउन लगा कर रिस्टोर किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 7 ऑप्शंस आ जाएंगे, 7 पॉइंट्स आ जाएंगे जिन केसेस के अंदर आप डेफिनेटिव रेस्टोरेशन नहीं दे सकते। ठीक है, कब कब नहीं दे सकते कहते हैं, अगर आपकी पुअर रूट कैनाल फिलिंग हुई हुई यानी कि प्रॉपर रूट कैनाल नहीं हुई हुई तो आपने रेस्टोरेशन नहीं देनी, यानी कि क्राउन वगैरह नहीं देना। अभी एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही है, पेशेंट को सेंसिटिविटी है तो उसमें तो भी आपने उसको क्राउन नहीं देना। उसके अलावा वहाँ से एक्सुडेट निकल रहा है, ठीक है, यानी कि पस डिस्चार्ज हो रही है, कोई फिस्टुला बना हुआ है यानी कि वहाँ पे साइनस ट्रैक वगैरह या कोई एक ऐसा फिस्टुला बना हुआ है जहाँ से पस वगैरह ड्रेन हो रही है, तो भी आपने पेशेंट को क्राउन वगैरह नहीं प्रिस्क्राइब करना। या कोई पेरिडोंटल डिजीज़ बहुत प्रोलॉन्ग बहुत एग्रेसिव किस्म की है जिसकी वजह से उसका गम लॉस और बोन लॉस काफ़ी ज़्यादा है, तब भी आपने उसको क्राउन वगैरह नहीं देना। और लास्ट में कहते हैं सिवियर लॉस ऑफ साउंड टूथ स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो टूथ का क्राउन लॉस है वो इतना ज़्यादा हो गया हुआ है कि आप क्राउन लेंथनिंग करने के बाद भी, वहाँ पे किसी किस्म की पोज लगाने के बाद भी क्राउन नहीं लगा सकते। तो इन 7 केसेस में आपने अपनी डेफिनेटिव रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट नहीं देनी जब तक आप इन सब चीज़ों को ट्रीट नहीं कर लेते। तो इन 7 ऑप्शंस को, इन 7 थिंग्स को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। कहते हैं या तो आपने रीट्रीटमेंट एंडो ट्रीटमेंट करनी हो, यानी कि एंडोडोंटिक रीट्रीटमेंट आप करेंगे, वो सर्जिकल भी हो सकती है, नॉन सर्जिकल भी हो सकती है, जिसके अंदर आपकी कोई भी इन्फ्लेमेशन है, सेंसिटिविटी है, एक्सुडेट निकल रहा है, उन सब चीज़ों को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं, पेरिडोंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उस केस के अंदर जहाँ पे पेरिडोंटल लॉस बहुत ज़्यादा था या पेरिडोंटाइटिस चल रहा था तो आप पेरिडोंटल ट्रीटमेंट करेंगे ताकि टूथ की स्टेबलाइजेशन हो सके। तीसरा, आपने ये दोनों ट्रीटमेंट करने के बाद आप मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट की, यानी कि देखेंगे कि क्या अब प्रोग्रेसिव हीलिंग हो रही है। अगर हीलिंग हो जाती है देन आपने अपनी रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट देनी है। और लास्ट में अगर मॉनिटरिंग के बाद हीलिंग नहीं होती तो आपने टूथ की उस एक्सट्रैक्शन कर देनी है जिसके अंदर वो प्रिवेलिंग 7 कंडीशंस आ रही थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनाटॉमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल कंसिडरेशंस इन रिस्टोरिंग एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ, यानी कि जो सा भी दांत जिसकी आरसीटी हुई भी होती है वो आपके वाइटल टीथ से स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशन का ख्याल रखना होता है। नंबर 1, हमें पता है कि जिस दांत की आरसीटी होती है उसके अंदर मॉइस्चर लॉस हो जाता है, यानी कि सारा उसका जो पल्पल अमाउंट होगी वो सब रिमूव हुई भी होती है। उसके अलावा कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ के अंदर ऑल्टरेशन आ सकती है ड्यू टू आर्किटेक्चरल चेंजेस, वो क्या होती हैं वो भी हम नीचे देखते हैं। उसके अलावा कहते हैं उसका बायोमैकेनिकल बिहेवियर चेंज होता है जिसके अंदर जो टूथ की फंक्शन होता है और जो टूथ की प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्शन होती है वो ख़राब हुई भी होती है। प्लस इसके अंदर हमने बायोलॉजिकल विड्थ और फिरूल के इफेक्ट जो है वो देखना होगा। तो सबसे पहले मॉइस्चर लॉस के ऊपर आए तो पहले तो वो कहते हैं कि हम पहले ये एज्यूम करते थे कि जौन से भी दांत का पल्प नहीं होता ड्यू टू, और जब मॉइस्चर लॉस हो जाता है टूथ का तो उसकी वजह से जो दांत हैं वो ज़्यादा हमारे ब्रिटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा वैसे कॉमन बिलीफ अभी भी है कि जिस दांत की आरसीटी हुई भी है और उसका मॉइस्चर लॉस हुआ हुआ है तो वो दांत ज़्यादा ब्रिटल होगा। लेकिन नीचे कहते हैं स्टडीज़ ने बताया कि वो मॉइस्चर लॉस की वजह से दांत ब्रिटल नहीं होता बल्कि वो आर्किटेक्चरल चेंजेस की वजह से ब्रिटल हो जाता है। अब वो चीज़ हम देख लेते हैं। आर्किटेक्चरल चेंजेस क्या होते हैं, कहते हैं कि आपके ऑफकोर्स जिस दांत की आरसीटी हुई है हो सकता है वो ब्रोकन डाउन टूथ हो या हो सकता है उसके ऊपर कोई केरीज लगी हुई हो, तो जब भी उसके ऊपर किसी किस्म की म्यूजियोक्लूजल डिस्टल इतनी बड़ी कैविटी बनेगी तो उस दांत का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो लॉस हो चुका हुआ होगा। जब इतना सारा टूथ का स्ट्रक्चर लॉस हो चुका होगा, इतनी बड़ी कैविटी बनी हुई होगी, तो चांसेस हैं कि उस टूथ की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई भी हो। ठीक है, तो ये वजह बनती है दांत के ब्रिटल होने की। उसके अलावा फर्दर कहते हैं कि अगर किसी दांत की मार्जिनल रिज जो है वो भी लॉस्ट होगी तो आपके टूथ की जो स्ट्रेंथ है वो फर्दर रिड्यूस्ड होगी।
उसके अलावा कहते हैं कि अगर आपके जो टूथ का जो स्ट्रक्चर लॉस था वो ट्रॉमा की वजह से, केरीज की वजह से या किसी प्रीवियस रेस्टोरेटिव प्रोसीजर की वजह से कम था और या आपने एंडोडोंटिक एक्सेस बनाई है उसकी वजह से टूथ का जो स्ट्रक्चर है वो मेजरली कम था, तो देन अगेन आपकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है टूथ की टोटल वो रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो ये वही वाली बातें हो गई कि आपके जो दांत है वो ब्रिटल क्यों हो रहा है, वो इस आर्किटेक्चरल चेंजेस की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमैकेनिकल बिहेवियर की। बायोमैकेनिकल बिहेवियर में कहते हैं कि जो आपका आरसीटी ट्रीटेड टूथ है वो फंक्शनली डिफरेंट होता है आपके वाइटल टीथ से। किस तरीके से डिफरेंट होगा, कहते हैं जो आपका नॉर्मल टीथ होता है, जो इंडेक्स टूथ होता है, वो एज आपको हम क्या कह रहे हैं, कहते हैं वो एक हॉलो एक लैमिनेटेड स्ट्रक्चर है। मतलब एक टूथ जो है वो एक हॉलो लैमिनेटेड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर जब भी किसी किस्म का लोड आएगा तो वो डिफॉर्म होगा और जब भी फिजियोलॉजिकल लोड उठ जाएगा तो वो आपका जो टूथ है वो अपनी इलास्टिक रिकवरी कर लेगा, यानी कि दोबारा से डिफॉर्म होकर दोबारा से रिकवर कर जाएगा। अब ये जो है ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है किसी भी इंटैक्ट टूथ का, लेकिन जो आरसीटी ट्रीटेड टूथ होगा वो प्रॉपरली इस तरीके से लोडिंग और अनलोडिंग पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा। तो एक तो फंक्शनली डिफरेंट वो ये हो गया। दूसरा ये कि जिस दांत का भी पल्प नहीं होगा उसके अंदर प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा ऑल्टर्ड जाएगा, यानी कि दांत के ऊपर जब आप प्रेस करते हैं तो आपको फील होता है अच्छा आप अपने दांत के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं, कितनी उसके ऊपर वेट डाल रहे हैं। लेकिन जिस दांत का पल्प नहीं होगा उसकी ये आपको प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि ये वाली फीलिंग का एहसास नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप उस दांत को ग्रेटर लोड्स उस दांत के ऊपर सब्जेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जितने आप नॉर्मल टूथ के ऊपर अपने लोड्स डाल रहे होते हैं। जब आप ग्रेटर लोड डालेंगे तो चांसेस हैं कि वो अल्टीमेटली आपका जो टूथ है वो फेल हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ ऊपर जो है पिक्चर्स वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके दौरान दिखाया हुआ है कि सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट दिखाई हुई पिक्चर कहते हैं ये एक बिल्कुल एक्यूरेटली आरसीटी हुई हुई है इस दांत की, इसका सारा पेरिडोंशियम भी ठीक है, इसकी कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं है, तो इस टूथ के ऊपर हम पोस्ट एंडोडोंटिक रेस्टोरेशन लगा सकते हैं। सेकंड में कहते हैं कि यहाँ पे आरसीटी हमारी करेक्ट नहीं हुई भी, आप देख सकते हो जो जीपी है वो बहुत ही थिन है, प्रॉपरली आपकी रूट कनाल को फिल नहीं कर रहा, यहाँ पे हमने री आरसीटी करनी होगी देन हम क्राउन देंगे। सी में दिखाते हैं कि यहाँ पे पोस्ट आरसीटी इन्फेक्शन हो गया, तो इसके अंदर भी आपने क्राउन नहीं देना। नीचे आ जाएं तो नीचे भी कुछ इस तरह का ये है कि ए में आपकी आरसीटी को प्रॉपर नहीं हुई हुई तो आपने क्राउन नहीं सही दिया हुआ, क्योंकि जब तक री आरसीटी नहीं होगी आपको नहीं क्राउन देना चाहिए था। सेकंड पे कहते हैं कि आपका यहाँ पे पेरिडोंटल लॉस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बोन लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, थर्ड में कहते हैं कि ये आपकी एक करेक्ट आरसीटी है और पेरिडोंशियम भी ठीक है, इसके अंदर आप क्राउन प्लेस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल विड्थ पे। बायोलॉजिकल विड्थ की डेफिनेशन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल विड्थ क्या होती है, कहते हैं आपका जंक्शनल एपिथेलियम और सुप्रा एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू की जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है टोटल, वो हमारा बायोलॉजिकल विड्थ होता है। मतलब ये वो वाला स्ट्रक्चर है जो कि आपके टूथ के साथ अटैच हुआ हुआ होता है, एक तरीके से इसको हम अटैचमेंट अपरेटस भी कह रहे होते हैं। ये कितना पार्ट है, ये जो हिस्सा है ये आपकी जंक्शनल एपिथेलियम है जो पिंक सी सिंपल इतनी सी जो आपके दांत के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद हमने क्या कहा, सुप्रा एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब एल्वियोलर क्या होता है, ये हमारी बोन है। ठीक है, इस बोन से ऊपर ये जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा हो गया सुप्रा एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये वाला कनेक्टिव टिश्यू और ये वाली एपिथेलियम, ये दोनों जो अपरेटस है इनको मिला के हम कहते हैं, या तो कहते हैं हम अटैचमेंट अपरेटस या हम इसको कहते हैं बायोलॉजिकल विड्थ। ये इतनी विड्थ है जितनी विड्थ टिश्यू जितना ये आपका गम पोर्शन का टिश्यू आपके टूथ के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, ये कितना होता है, कहते हैं 2.45 से लेके 1.7 mm तक उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हमने जो यहाँ पे याद रखनी है वैल्यू वो हमने 2.5 mm की याद रखनी है। अच्छा, अब ये 2.5 mm किस चीज़ की विड्थ है, ये वो डिस्टेंस है जो कि हमने अपने टूथ की प्रिपेयर्ड मार्जिन से एल्वियोलर क्रेस्ट तक इतना डिस्टेंस हमने छोड़ना ही छोड़ना है। मतलब आपका कभी भी जो क्राउन आप प्लेस कर रहे हैं किसी भी अपने प्रिपेयर्ड क्राउन मार्जिन के ऊपर, प्रिपेयर्ड टूथ के ऊपर, वो इतना डिस्टेंस उसके अंदर होना चाहिए आपकी बोन से। ठीक है, इससे अगर नीचे आपका क्राउन का मार्जिन आ जाता है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी ये जो जंक्शनल एपिथेलियम है वो आपके टूथ के साथ टूथ रूट के साथ प्रॉपर्ली अटैच नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो रिग्रेस करने लग जाएगी और अल्टीमेटली आपका जो टूथ का जो पेरिडोंशियम है उसका लॉस होने लग जाएगा। तो हमेशा जो आपकी क्राउन की जो मार्जिन है वो यहाँ तक एंड करनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो ये हमारे लिए बायोलॉजिकल विड्थ का पता होना इसलिए ज़रूरी था। यहाँ पे भी उन्होंने यही मेंशन किया हुआ है, कहते हैं दिस इज द एडिक्वेट स्पेस रिक्वायर्ड बिटवीन द मार्जिन ऑफ द रेस्टोरेशन यानी कि मार्जिन ऑफ द क्राउन एंड द क्रेस्ट ऑफ द बोन। अब रेस्टोरेशन कोई वैसे फिलिंग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मेजरली वैसे हम क्राउन की बात कर रहे हैं। तो इतना डिस्टेंस जो है वो आपकी रेस्टोरेशन की मार्जिन में और बोन के दरमियान में होना चाहिए ताकि आपका एक हेल्दी जिंजाइवल अटैचमेंट अपरेटस जो है वो क्रिएट हो सके।
ये कितनी रेंज होती है ये इन्होंने बता दी है। इस चीज़ को हमने एक वैल्यू में याद करने के लिए हमने 2.5 जो है हमने एक सेफ वैल्यू याद कर ली है, ठीक है। फिर कहते हैं इसमें से जो मीन बायोलॉजिकल विड्थ है, इसके अंदर आधा जो है वो आपकी जंक्शनल एपिथेलियम का होता है, उसके अलावा आधा जो है आपका नीचे का अटैचमेंट अपरेटस कनेक्टिव टिश्यू का होता है। उसके अलावा एक आ जाती है मीन सल्कस डेप्थ। सल्कस क्या होता है? सल्कस आपके जिंजाइवा वाला वो वाला पोर्शन है जो कि अनअटैच्ड वाला सारा पोर्शन आ रहा होता है, ठीक है। वो भी उन्होंने बता दिया। मीन कितना होता है 1.32 जो है वो उन्होंने मीन सल्कस डेप्थ बता दी है। ये एरिया जो है वो आपके सल्कस का होता है, ठीक है, यानी कि गम से पीछे और टूथ से सेपरेटेड। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे भी उन्होंने ऑलमोस्ट यही वाली बात की हुई है, बायोलॉजिकल विड्थ को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं 2.5 तो हमने वो बायोलॉजिकल विड्थ याद कर ली ना। उसके अलावा कहते हैं और सेफ रहने के लिए हम 3 to 4 mm जो है वो मिनिमम डिस्टेंस छोड़ सकते हैं जिंजाइवल मार्जिन से टू दी एल्वेलर क्रेस्ट, यानी कि हमने थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा दिया ताकि आपकी ये श्योरिटी मिल जाए कि आप अपने अपरेटस वाले रीजन पे पिंच नहीं कर रहे, ताकि आपका जिंजाइवल अपरेटस जो है वो प्रॉपर्ली अटैचमेंट अपरेटस जो है वो क्रिएट हो सके। अच्छा, ये ऊपर बायोलॉजिकल विड्थ एक इंपॉर्टेंट थी। अब दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आ जाती है क्राउन फिरूल। अब क्राउन फिरूल क्या होता है और फिरूल कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको वाइवा क्वेश्चंस में भी ये पूछ रहे होते हैं। अच्छा, फिरूल होता क्या है? फिरूल कहते हैं एक बैंड ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्नल मटेरियल है एट द सर्वाइकल मार्जिन ऑफ द क्राउन प्रिपरेशन। इसको अगर हम ऊपर देखें तो ये फॉर एग्जांपल आपका एक टूथ है जिसकी हमने ये सारी क्राउन प्रिपरेशन यहाँ पे की, ठीक है। अब क्राउन प्रिपरेशन जो है वो तो आपकी इस पोर्शन से शुरू हो गई है, इस पोर्शन से, ठीक है, सॉरी, इस पोर्शन से, ठीक है। अब इससे ऊपर जितना भी ये एक्स्ट्रा टूथ स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा सुप्रा जिंजाइवल, एक तरीके से हम कह सकते हैं सुप्रा जिंजाइवल जितना भी ये टूथ स्ट्रक्चर है ये आपके फिरूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब फिरूल क्या है? हम कह रहे हैं कि क्राउन की सराउंडिंग में एक्स्ट्रा एक बैंड ऑफ टूथ टिश्यू है जो कि आपके क्राउन को फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसको हम कहते हैं क्राउन को फर्दर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रिटेंशन प्रोवाइड करेगा और आपके टूथ को फर्दर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि आपका जिस भी दांत का फिरूल अच्छा होगा वो दांत फ्रैक्चर नहीं करेगा, वो दांत फ्रैक्चर को रेजिस्ट करेगा। और जिस भी दांत का फिरूल अच्छा होगा वो दांत आपके क्राउन को अच्छी से रिटेंशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपका वो क्राउन वहाँ से डिसलॉज नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात उन्होंने लिखी हुई है। कहते हैं ये जो फिरूल होता है ये आपके टूथ को इनकैम्पस कर रहा होता है, इनके फुल सराउंडिंग में आपका टूथ का ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द टूथ। एंड अच्छा, अब नेक्स्ट कहते हैं कि अब इसके अंदर कहते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एज मच एज पॉसिबल आपका कॉर्नल या सुप्रा जिंजाइवल टूथ टिश्यू प्रिजर्व रहे, ठीक है, ताकि आपके टूथ का प्रोग्नोसिस अच्छा हो। जितना अच्छा फिरूल होगा उतना अच्छा आपका टूथ जो है वो फ्रैक्चर को रेजिस्ट करेगा। फर्दर कहते हैं मिनिमम हमें कितना फिरूल चाहिए होता है 1 to 2 mm ऑफ टूथ टिश्यू कॉर्नर टू द फिनिश लाइन ऑफ क्राउन प्रिपरेशन। यानी कि इसकी दो मेजरमेंट्स हमने याद रखनी है। एक इसकी वर्टिकल डायमेंशन, ये आपकी फिनिश लाइन है ऑफ टूथ प्रिपरेशन, इससे 1 to 2 mm अबव, यानी कि वर्टिकली हाइट फिरूल की होनी चाहिए 1 to 2 mm। और इसकी जो मीजियोडिस्टल लेंथ है, मीजियोडिस्टल विड्थ है, वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1 mm, ठीक है। तो 2 mm तक हम कह रहे हैं इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी वर्टिकल हाइट होनी चाहिए फिरूल की। और फिरूल की विड्थ कितनी होनी चाहिए? फिरूल की जो थिकनेस है वो विड्थ वाली वो 1 mm होनी चाहिए। तो ये दो वैल्यूज़ हमने याद की। यानी जिस भी दांत का अच्छा फिरूल होगा उसकी फ्रैक्चर रेजिस्टेंस जो है वो टूथ की काफ़ी अच्छी हो जाएगी और वहाँ पे पोस्ट एंड कोर अच्छे से लगाई जा सकती है। नेक्स्ट फिरूल का वर्ड किससे निकला है? कहते हैं फेरम, जो कि आयरन होती है। और जो ये जो UOL इसका वर्ड है वो आया है आपके वेरोला से, जो कि ब्रेसलेट होता है। एक तरीके से आयरन का जो ब्रेसलेट है वो हम इसको कह रहे हैं। तो जब भी टूथ की सराउंडिंग में क्राउन प्रिपरेशन की सराउंडिंग में एक्स्ट्रा टूथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि सुप्रा जिंजाइवली प्रेजेंट होगा, वो एज अ आयरन ब्रेसलेट एक्ट कर रहा होगा फॉर द टूथ, ताकि वो अपनी रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करे और क्राउन को भी अच्छी रिटेंशन प्रोवाइड करे। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। तो नीचे भी उन्होंने ये लिखा हुआ है, कहते हैं जितना अच्छा फिरूल होगा वो आपकी इंसिडेंस और पॉसिबिलिटी ऑफ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर को रिड्यूस करता है। कहते हैं अगर इस दांत के अंदर फेलियर आता भी है और फ्रैक्चर होता भी है तो वो हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होगा, वर्टिकल फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाते हैं। कितना फिरूल होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन्ड है 1.5 to 2 mm, वही जो 1 to 2 का हाइट में था। और इसके अलावा मीजियोडिस्टली कितना हो सकता है वो मैंने आपको बताया। मीजियोडिस्टली उसकी 1 mm शॉर्टेस्ट, जो ये हमारी जो विड्थ थी वो शॉर्टेस्ट 1 mm की हो सकती है। मैग्जिलरी इंसाइजर्स में कहते हैं लॉन्गर आपको पैलेटल फिरूल रखना होता है, मतलब पैलेटल साइड का जो फिरूल होगा वो आपने देखना होगा अपने इंसाइजर्स में वो ज़्यादातर लॉन्गर हो।
और मैंडिबुलर इंसाइजर्स के अंदर लॉन्गर लेबियल फेरूल, मतलब लेबियल साइड का जो फेरूल हो वो ज़्यादा सा लॉन्गर हो। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हैं ये इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है जब भी आपने एक कोई पोस्ट अप्लाई करनी होती है, ठीक है ना, कि जब भी पोस्ट अप्लाई होगी तब हमने ये फेरूल का जो रूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फेरूल तभी पोस्ट के बाद कोर और कोर के बाद वो जो क्राउन है वो तभी स्ट्रांग होगा जब उस दांत के ऊपर अच्छा फेरूल होगा, यानी कि एक्स्ट्रा क्राउन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा सुप्रा जिंजाइवली। ये सिंपल सी इतनी इसकी बात थी क्राउन फेरूल की। अब हमारे पास आती है रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट प्लानिंग ऑफ नॉन वाइटल टीथ। अब इसके अंदर कहते हैं कि हमने कौन सी रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट देनी है फॉर एनी टूथ। वो डिपेंड करता है कि टूथ का रिमेनिंग स्ट्रक्चर कितना रह गया हुआ है, उस टूथ की फंक्शनल डिमांड्स कैसी हैं, सिर्फ एस्थेटिक टूथ है या उसके ऊपर एक्लूजन लोड ज़्यादा पड़ा करेगा, और उस टूथ को एज एन अपार्टमेंट यूज़ करना है कि नहीं करना। अब रेस्टोरेटिव नीड्स क्या क्या हो सकती हैं, रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, अभी हमने डिस्कस किया। कोई फिलिंग हो सकती है, कोई ऑनले इनले दिया जा सकता है, कोई क्राउन लगाया जा सकता है, या उस टूथ को एज अ ब्रिज यूज़ किया जा सकता है। तो अगर ब्रिज के तौर पे यूज़ होना है तो जब वो दांत एज एन अबटमेंट काम करेगा तो उसके ऊपर कितने सारे और उसके साथ कॉन्टेक्ट्स आए हुए होंगे, ठीक है, यानी कि जो ब्रिज के जो मिसिंग पार्ट वाले दांत होते हैं वो कितने मिसिंग दांतों को एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट देनी है अपने एंडो ट्रीटेड टूथ को। अब इसमें कहते हैं जो भी पोस्टीरियर टीथ होते हैं हमें पता है उनके ऊपर एक्लूजन लोड ज़्यादा पड़ना होता है, तो हमने उन दांतों को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम फ्रैक्चर, ठीक है। तो उस केस में आपने हमेशा उस दांत को एक पोस्टीरियर टूथ के ऊपर एक क्राउन देना होता है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, कहते हैं अगर कोई दांत है जिसका मिनिमल रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर रह गया हुआ है तो क्या चांसेस होते हैं, चांसेस होते हैं कि उस टूथ के ऊपर आरसीटी होने के बाद वो टूथ फ्रैक्चर कर जाए। उसके अलावा कहते हैं वो जो जिस दांत का ऑलरेडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो उसके अंदर डिक्रीज रिटेंशन होती है फॉर द रेस्टोरेशन, यानी कि उसके ऊपर से चांसेस होते हैं क्राउन और फिलिंग जो है वो डिसलॉज हो जाए। और तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है कि आपकी पेरिडोंटल अटैचमेंट जो है उसकी इन्वेजन जो है वो भी जियोपोटाइज हो जाती है, यानी कि जो पेरिडोंटल अटैचमेंट होगी टूथ की, जो अटैचमेंट अपरेटस था वो भी जो है वो लॉस्ट हो सकता है अगर एक टूथ स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है दांत का। अच्छा, अब इस सब को ठीक करने के लिए हमारे पास एक आ जाती है चीज़ कोर। कोर क्या होती है, कोर एक वो रेस्टोरेटिव मैनेजमेंट होती है टूथ की जो कि आपके कॉर्नल पोर्शन ऑफ द टूथ को एक तरीके से एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे किस तरीके से कोर को डिफाइन कर रहे हैं, कहते हैं कोर कंसिस्ट ऑफ रेस्टोरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्नल पोर्शन ऑफ अ टूथ, यानी कि कोई एक ऐसा टूथ है जिसकी कॉर्नल पोर्शन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हुआ है। अब जब आपने इसके ऊपर दोबारा से फिलिंग लगानी है तो आप पहले यहाँ पे एक कोर बिल्ड करेंगे कॉर्नल पार्ट के अंदर, और उस कॉर्नल पार्ट के ऊपर देन आप फिलिंग अपनी रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब कहते हैं ये जो कोर होती है ये आपकी कैरियर, फ्रैक्चर्ड या अदरवाइज मिसिंग कॉर्नल स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर रही होती है, और उसके बाद उसके ऊपर आपने अपना एक फाइनल क्राउन देना होता है। अब ज़रूरी नहीं है हर कोर के नीचे एक पोस्ट भी आए। पोस्ट क्या होती है, पोस्ट जो है वो आपकी रूट के अंदर जा रही होती है और वो आपकी रूट से रिटेंशन ले रही होती है, और इस पोस्ट के ऊपर एक कोर बिल्ड की जाती है, एंड देन इस कोर के ऊपर हम एक क्राउन बिल्ड करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली पोस्ट एंड कोर की, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपका टूथ स्ट्रक्चर इतना लॉस नहीं हुआ होता कि आपको कोर को रिटेंशन प्रोवाइड करने के लिए एक पोस्ट लगानी पड़े। समटाइम्स आप बगैर पोस्ट के भी टूथ के ऊपर कोर जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं एंड देन उसके ऊपर अपना क्राउन दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे उन्होंने यही बात की हुई है कि जो कोर है वो पोस्ट और पोस्ट के बगैर भी दी जा सकती है। सिंपली जो कोर है वो आपके कॉर्नल एस्पेक्ट ऑफ द कैनाल तक एक्सटेंड होती है और वहीं से वो सारी रिटेंशन ले रही होती है। फर्दर कहते हैं कोर को रिटेंशन देने के लिए आप पिन्स, ग्रूव या चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। पिन्स क्या होती हैं, पिन्स अमेलगम के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, मेटल पिन्स डाल देते हैं अपने कॉर्नल पोर्शन ऑफ दी कैनाल के चैम्बर में, ठीक है, एंड देन उसके ऊपर जो है आपकी अमेलगम जो है जाके सेट हो जाती है, तो अमेलगम वहाँ पे रिटेन रहती है। ये यहाँ पे अमेलगम एज अ कोर एक्ट कर रही होती है इस केस के। अच्छा, अब ये जो मॉडिफिकेशंस हैं यानी कि जो पेन, ग्रूव और चैनल्स हम लगा रहे हैं, इससे क्या होता है कोर की रिटेंशन और रेजिस्टेंस टू रोटेशन जो है वो बेहतर हो जाती है, यानी कि जब भी कोर के ऊपर टूथ के ऊपर फोर्स पड़ेगी, कोई टॉर्क वगैरह पड़ेगा तो वो जो आपकी कोर है वो रोटेट नहीं करेगी, मतलब एक तरीके से डिसलॉज नहीं होगी जब भी उसके ऊपर किसी किस्म की ये मॉडिफिकेशंस दी हुई होंगी उसको, जैसे कि पेन, ग्रूव्स और चैनल्स की हमने बात की है। अच्छा, अब कहते हैं कोर कोई भी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके टूथ के साथ प्रॉपर्ली बॉन्ड करे, ठीक है, ताकि आपकी रेजिस्टेंस और रिटेंशन और ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाए। कौन कौन से मटेरियल एज अ कोर यूज़ हो रहे होते हैं, पहले तो उन्होंने आइडियल प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है कोर की, जिसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसकी डायमेंशनली वो स्टेबल होनी चाहिए, इजी टू मैनिपुलेट। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, हमें पता होना चाहिए कोर कौन कौन से मटीरियल्स जो है एज अ कोर यूज़ हो रहे होते हैं।
मोस्ट कॉमनली जो भी यूज़ होता है वो आपका डुअल क्योर रेजिन बेस्ड कॉम्पोजिट यूज़ होता है, ठीक है। ये इसकी फ़ायदा क्या है, कहते हैं एक तो ये बिल्कुल एस्थेटिक मटेरियल है, तो इंटीरियर टीथ के अंदर बड़े अच्छे तरीके से ये काम करता है। फर्दर कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी अच्छी होती है। नेक्स्ट पे आ जाती है हमारे पास सिल्वर अमेलगम। सिल्वर अमेलगम की खास बात यह है कि इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, एस्थेटिक्स इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, और इसके अंदर मर्करी टॉक्सिसिटी होने का चांस जो है वो होता है, लेकिन ये एज अ कोर बिल्डअप मटेरियल यूज़ हो रहा होता है इन पोस्टीरियर टीथ। उसके अलावा कास्ट गोल्ड जो है वो भी एज अ कोर यूज़ हो सकती है। कास्ट का लफ्ज़ आ गया तो मतलब ये है कि ये एक लेबॉर्ट्री में बन के आएगा और एंड देन आपके टूथ के ऊपर ये प्लेस किया जाएगा। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स 2 विजिट्स लगेंगे, क्योंकि आप पहले इंप्रेशन लेंगे, इंप्रेशन जो है लैब में जाएगा, देन ये कास्ट बनेगी एंड देन ये कास्ट जो है वो एज अ कोर आपके टूथ के ऊपर सीमेंट की जाएगी। और लास्ट में कहते हैं ग्लास आइनोमर सीमेंट जो है वो भी एज अ कोर यूज़ हो रहा होता है, लेकिन ये कहते हैं बहुत ही वीक है और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही लो होती है, इसके फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अब ये एज अ कोर नहीं यूज़ हो रहा था। तो खैर इन्होंने यहाँ पे 4 मटीरियल बता दिए जो कि एज अ कोर यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो कहते हैं पोस्ट एंडोडोंटिक इवेल्युएशन ऑफ टीथ। अब यहाँ पे ना हमने एंटीरियर टीथ और पोस्टीरियर टीथ के अंदर पढ़ना है कि किसके अंदर हमें कोर और पोस्ट देनी होती है और किस केस के अंदर हमने नहीं देनी होती। तो इसको पढ़ने के लिए हम इसकी क्लिनिकल नोट पे आ जाते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। कहते हैं अ फुल कवरेज क्राउन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी एंडोडोंटिकली ट्रीटेड इंटीरियर टीथ। हमें पता है कि कोई ऐसा दांत जिसके अंदर किसी इंटीरियर टीथ की अगर एपिक्स में कोई इन्फेक्शन था और उस इन्फेक्शन की वजह से आपने उसको एंडो ट्रीट किया और उसके क्राउन के अंदर किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं था, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस दांत को भी फुल कवरेज क्राउन दें। हम सिंपली पीछे से उसकी फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं अगर सिर्फ एक्सेस कैविटी की प्रिपरेशन हुई है तो और कोई डिस्कलरेशन नहीं है, तो आपने सिंपल कॉम्पोजिट से ही पीछे कोर बिल्डअप कर देनी है, जिसके अंदर हम कोर बिल्डअप से यहाँ पे मुराद है कि आपने सिंपली वहाँ पे ये एक फिलिंग मटेरियल दे देना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा क्राउन लगाने की, कोई बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं अगर लॉस ऑफ वन और बोथ दी प्रॉक्सिमल वॉल्स हो, ठीक है, और सिग्निफिकेंट डिस्कलरेशन जो है वो आपकी ब्लीचिंग से ठीक ना हो रही हो, तो इस केस के अंदर आपने कोर बिल्डअप करने के बाद आपने फुल कवरेज क्राउन देना है, ठीक है। तो दूसरा केस आ गया। और थर्ड केस क्या है, कहते हैं अगर एक्सटेंसिव लॉस है टूथ स्ट्रक्चर का, तो इस केस के अंदर आपने पोस्ट एंड कोर देना है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लॉस होगा तो आप पोस्ट के साथ कोर देंगे। अगर एक्सटेंसिव लॉस नहीं था, प्रॉक्सिमल एक वॉल मिसिंग थी या कोई डिस्कलरेशन ज़्यादा थी, तो आपने सिंपली कोर बिल्डअप करने के बाद क्राउन दे दिया, ठीक है। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं आपके एंटीरियर टीथ के अंदर। पोस्टीरियर टीथ की बात करें तो कहते हैं पोस्टीरियर टीथ के अंदर हमने ज़रूरी होता है कि हम क्राउन दें ही दें, क्योंकि पोस्टीरियर टीथ के ऊपर वर्टिकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो जो पोस्टीरियर टीथ है जब उसके ऊपर फोर्सेस बहुत ज़्यादा पड़ेंगी तो एंडो ट्रीटेड पोस्टीरियर टीथ जो है वो फ्रैक्चर कर सकता है। तो हमने उसके अंदर कंप्लीट कस्पल कवरेज देनी होती है, जो कि हम एक क्राउन की मदद से दे रहे होते हैं। अब मोस्टली हमें पोस्टीरियर टीथ के अंदर अगर क्राउन लगाना होता है तो पोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहते हैं अगर आपने पोस्ट लगानी भी हो तो किस तरीके से लगाते हैं, एंडो ट्रीटेड टूथ होगा तो उसके अंदर आपने एटलीस्ट 2 to 3 mm का आप गड्ढा पर्चा कॉर्नल पोर्शन ऑफ द रूट कैनाल से रिमूव करेंगे एंड देन आप वहाँ पे पोस्ट इंसर्ट करेंगे और उसके ऊपर कोर बिल्ड करेंगे एंड देन क्राउन देंगे। अब कहते हैं जो पोस्ट आपने यहाँ पे देनी होती है वो किस किस केस में देनी होती है। ऑल्दो वैसे तो हमने कह दिया है पोस्टीरियर टीथ में पोस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर देनी है तो तब देनी है जब आपका कॉर्नल टूथ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लॉस है, ठीक है, या वो टूथ एज एन अबटमेंट एक्ट कर रहा है फॉर सेवरल अदर फिक्स्ड या रिमूवेबल टीथ, यानी कि उस दांत की मदद से आगे ब्रिज में बहुत सारे पॉन्टिक्स हैं, तो उस केस के अंदर भी आपने उस दांत को पोस्ट से कवर करना है। अब अगर पोस्ट लगनी होती है पोस्टीरियर दांतों में तो कौन कौन सी कनाल्स में, पोस्टीरियर दांतों में तो बड़ी सारी कनाल्स होती हैं, कौन से दांतों में कौन सी पोस्ट लगनी है, तो ये देख लेते हैं। कहते हैं अगर मैक्सिलरी मोलर्स हैं तो आपने पैलेटल कनाल के अंदर पोस्ट देनी है, मैंडिबुलर मोलर्स हैं तो डिस्टल कनाल के अंदर पोस्ट देनी है, और अगर मैक्सिलरी प्री मोलर है तो उसके अंदर भी आपने पैलेटल कनाल के अंदर पोस्ट देनी होती है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं, इसके अंदर भी क्लिनिकल नोट देख लेते हैं। तो क्लिनिकल नोट में हमें पता लगता है, कहते हैं जो प्राइमरी फंक्शन होता है पोस्ट का वो आपको रिटेंशन देता है कोर मटेरियल को। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं जो पोस्ट होती है वो आपकी टूथ की स्ट्रेंथ को और टूथ के फ्रैक्चर को रेजिस्ट नहीं करवाती, सिंपली वो आपकी कोर को रिटेंशन देती है, यानी कि जो जितनी टूथ की स्ट्रेंथ है वो पोस्ट से नहीं बढ़ जाएगी। टूथ का फ्रैक्चर का जो चांस है आफ्टर एंडो ट्रीटमेंट वो पोस्ट से नहीं बेहतर हो जाएगा, लेकिन पोस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ कोर मटेरियल जो है उसको रिटेंशन प्रोवाइड करना है। और पोस्ट तभी दी जा रही होती है जब आपका क्राउन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लॉस्ट है और आपकी जो कोर है वो आपके टूथ के ऊपर खुद ही से रिटेन नहीं हो सकती, तो उस कोर को रिटेन कराने के लिए हम पोस्ट देते हैं एंड देन उस कोर के ऊपर हम अपना क्राउन प्लेस कर रहे होते हैं।